पेज नंबर 178, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में है गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। ठीक है, ये दे रखा है कि tan A इज इक्वल टू 4/3। गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, तो आप क्या करिए, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करी जाती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं जैसे साइन कॉस टैन, ठीक है, या फिर कॉसेक सैक और कॉट, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमेशा राइट ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होते हैं। राइट ट्राइंगल, तो हमें राइट ट्राइंगल बना लेंगे ऐसे, और ऐसे लिख देंगे यहाँ पर tan A है ना, तो 90 के अलावा वाला ले लो आप, ये चाहे इसको A बोल दो चाहे इसको बोल दो। चलिए मैंने इसको A बोल दिया, A, इसको बोल दीजिए B और इसको बोल दीजिए C, ABC। तो ये जो tan A की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एंगल किसको लिया जा रहा है, A को लिया जा रहा है एंगल। तो एंगल के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, जो बचा ये बराबर वाली साइड दिस इज कॉल्ड बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज ऑलवेज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को इस तरह से मार्क करा जाता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और जो बचती है साइड तीसरी साइड दैट इज कॉल्ड बेस। tan के साथ फुल फॉर्म tangent होता है। Tangent। तो tangent तो सर सर्कल से होता है। ये सर्कल में नहीं, ये किसी भी कर्व फिगर पर होता है टेंजेंट, किसी भी कर्व फिगर पर, क्योंकि सर्कल भी कर्व फिगर है। तो हमारे सिलेबस में सर्कल है तो हम उसी में देखेंगे टेंजेंट। लेकिन जैसे आप 11th क्लास में पहुँचेंगे तो आप देखेंगे एक फिगर होती है हाइपरबोला, उस पर भी टेंजेंट ड्रॉ होता है, एक फिगर पैराबोला, उस पर भी एलिप्स, उस पर भी तो जितने भी कर्व फिगर है, जैसे ये फिगर है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जो है tangent होता है exactly। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी कोई भी कर्व फिगर है तो उसको टच करती हुई अगर एक लाइन निकल जाए, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई, तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। जैसे हमने कहा कि एक आर्क है, ऐसे मान लीजिए कोई एक आर्क है, इस आर्क को इस पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन निकल गई ऐसे, तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या है? नहीं, फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स होती है। टेंजेंशियल फोर्स ये होती है कि जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो मैंने ये हाथ लिया और ये सरफेस है, तो इस सरफेस पर ऐसे छूते हुए अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि जब भी कभी हम मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी है, जैसे ये सॉलिड बॉडी है, वो क्या सॉलिड बॉडी है, तो इस पर ये ऐसे रखी हुई है, इस पर अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये डायरेक्ट फोर्स है, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये बुक आगे की तरफ जाएगी, गिरेगी। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि इसको ऐसे रखा है मैंने, और इस पर सरफेस पर टच करते हुए कोई भी बॉडी सरफेस पर टच कर रही है और हम ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर ये बुक जो है ये ऐसे टेढ़ी होगी, बस ये मूव नहीं करेगी, ये सिर्फ टेढ़ी होगी। तो कभी भी हम अगर किसी भी बॉडी के सरफेस पर फोर्स लगाते हैं तो उसको टेंजेंशियल फोर्स कह दिया जाता है। फिल्मों में दिखाते हैं ना, तो विलन ने हीरो को गोली मारी और गोली छू कर निकल गई, तो वो जब छू कर गोली निकलती है तो समझ लीजिए कैसे निकल गई, वो टेंजेंशियली निकल गई, वो आई इधर से छू कर निकल गई, उसने ऐसे हाथ मारा और फिर आ गया लड़ने के लिए। क्या फ्रिक्शन ही कहते हैं। नहीं, फ्रिक्शन तो वो होता है कि जो मोशन को अपोज करता है उसको बोलते हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट पर छू कर गोली निकल जाती है तो उसको कहते हैं टेंजेंशियली। टेंजेंट फोर्स पढ़ने के बाद अच्छा थोड़ा पीछे कुछ इफेक्ट आएगा ना। हाँ, थोड़ा बहुत तो असर आता है उसमें, तो उसी वजह से क्या होगा कि जैसे ये सरफेस है, इस पर मैं टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ना थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाती है, ये बॉडी ऐसे थोड़ी सी मुड़ जाती है, बस ये हीरो की बात अलग है, उसका कुछ बॉडी मुड़ती नहीं, उसकी तो बॉडी और बन जाती है, गोली लगती है तो और गुस्सा आता है, अब नहीं छोड़ूंगा। तो अब ये देखिएगा कि ऐसे ही एक लाइन अगर जो है वो टच करते हुए चली जाती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। अगर एक पॉइंट पर अगर एक लाइन ऐसे निकल गई कि दो पॉइंट पर टच करते हुए चली जाए तो इसको बोलते हैं सीकेंट, इसको बोलते हैं सीकेंट, और सीकेंट की ही शॉर्ट फॉर्म सैक होती है। ठीक ऐसे ही मतलब हम जो कर रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ऐसे होता है जैसे हीरो की और विलन की फाइट हो गई, अभी विलन बड़ा खूंखार है, ठीक है, खूंखार, वो कौन सी फिल्म आई थी अभी, केजीएफ में आया था ना, बड़ा खूंखार तलवार वगैरह लेकर संजय दत्त बाल की चोटी वोटी बना के आता है। हाँ,
क्या अधीरा अधीरा, हाँ अधीरा। ये सर अधीरा वो लाशों को गिद्ध खा जाते हैं, पता नहीं क्या डायलॉग मारता है उल्टा सीधा। तो उसमें क्या होता है, हीरो को गोली मारी, अब हीरो हॉस्पिटल चला गया, तो हॉस्पिटल में दिखाते हैं ऐसे ऐसे वेव फॉर्म्स टू 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 दिखाते रहते हैं। फिर उधर दिखाते हैं कि कोई मंदिर में चला गया पूजा करने, कोई मस्जिद में चला गया, और फिर कहते हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और हीरो बच गया। अभी बच गया तो क्या होता है कि बीच में ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं तो चमत्कार है। और वो चमत्कार क्या होता है कि दिखाते हैं कि एक लाइन ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी समझ जाएगा यार ये मर गया, हाँ ये मर गया। वो एक मॉनिटर दिखा देते हैं, वो क्या होता है, वो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हम फिर दिखाते हैं कि नहीं, एकदम से कोई चमत्कार हुआ और उसकी एकदम से आँख खुली और वो उठकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि अभी उसको बदला लेना है। अभी जो बदला लेना है तो बदला लेने के टाइम पर फिर दिखाते हैं कि वो वेव फॉर्म्स ऐसे जा रही है, मतलब ये क्या है, ये उसकी हार्ट बीट्स है। तो कोई भी वेव फॉर्म होती क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लिया, जैसे ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो इसमें मैंने ये कहा कि एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है 3, एक पॉइंट है 4। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे है कि अगर 1 है वैल्यू x की तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मान लीजिए 1 है, अगर 2 है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 2 है, इधर 2 है। अगर 3 है तो अगेन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 हो गई, अगर 4 है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर इसको ज्वाइन करते चले जाते हैं ना ऐसे, तो एक ऐसा ग्राफ आ जाता है। और अगर इसको और लंबा करके देखें तो ये वेव ऐसे बनती चली जाती है। पैराबोला का नहीं, पैराबोला का तो अलग होती है इक्वेशन, वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब एक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होता है और एक कोऑर्डिनेट की पावर 1 होती है। तो ये जो इस तरीके की वेव फॉर्म होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो जाती है, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। मैंने वो फिल्म की जो स्टोरी बताई वो इसलिए बताई कि उसमें जो ऐसे करके दिखाते हैं ना वो वेव फॉर्म, तो वो वेव फॉर्म आप सबने देखी हुई है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फिल्म में वो सीन जरूर दिखाते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर होगा, उसके बाहर एक छोटा सा लाल रंग का बल्ब जलता रहेगा, सब टेंशन में रहेंगे कि अभी पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। फिर बल्ब ऑफ हुआ, फिर डॉक्टर आता है ऐसे करते हुए मास्क उतार के, अब तो बस भगवान ही बचा सकता है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद भगवान बचा लेते हैं, नहीं बचाते तो फिर टू बी कंटिन्यू, मतलब फिर बाहुबली का नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। फिर वो व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहेंगे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक। तो अब उसमें वो तो खैर पुरानी फिल्म थी, तो उसमें तो वो मॉनिटर दिखाना वो दिखाना तो ज़रूरी नहीं था। नई फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ऐसे वेव फॉर्म जा रही है, तो दिस वेव फॉर्म इज कॉल्ड साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, और साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को ही शॉर्ट में साइन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में तो आपको बाद में करना ही है, अभी आप 10th क्लास में, 11th क्लास में आप ये वेव फॉर्म भी करेंगे। ऐसे ही जो को साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है वो क्या होती है, हाँ, को साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है कॉस। ये क्या होता है, साइन और कॉस जय और वीरू की दोस्ती की तरह, ये दोनों जय और वीरू जानते हैं ना, फिल्में नहीं देखते आप? सर वो सर ये भी अरे पुरानी फिल्म अच्छा वो है, वाली, हाँ शोले एक बहुत पुरानी हाँ फिल्म समझ है, गया सर, हाँ, डिबेट जय और वीरू, हाँ देखना कभी, शोले, फिल्म का नाम शोले है। 3-4 बार हाँ, ये नवर, ये असली फिल्म नवर है। तो अब क्या हुआ कि जो को साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, कॉस, को साइनोसॉइडल का मतलब हो गया कॉस और साइनोसॉइडल का मतलब हो गया साइन। तो क्या होता है कि ये दोनों हाथ में हाथ लेकर चलते हैं दोस्तों की तरह, कैसे, और दोस्त होते हैं तो दोस्त थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं दोस्तों के बीच में। एक बोलता है कि तुझे सीधा चलना नहीं, मैं तो उल्टा चलूँगा, लेकिन फिर भी दोस्ती बड़ी पक्की है। तो साइन वेव और कॉस वेव ये साथ साथ चलती है। अगर साइन वेव कहेगी कि मतलब पॉजिटिव पीक पर जाऊँगी तो कॉस वेव नीचे जाएगी, ठीक है। अगर साइन वेव नीचे जा रही है तो कॉस वेव ऊपर जाएगी। तो ये जो ऊपर नीचे जो ऊपर से स्टार्ट होती है नीचे जाती है, दैट इज कॉल्ड साइन वेव। जो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉस वेव, ठीक है। तो ये वेव जो है, ये वेव शब्द हो सकता है आपको नया लग रहा हो, वेव कुछ भी नहीं है, ग्राफ है, ठीक है। तो वेव कुछ भी नहीं है, ग्राफ है। तो ग्राफ बनाने आप सब जानते हैं, एक्स एक्सेस क्या होती है, वाई एक्सेस क्या होती है, सबको पता है। तो साइन ये हो गया, कॉस ये हो गया, टैन क्या हो गया कि इन्हीं में से किसी कर्व पर कोई एक लाइन ऐसे टच करती हुई निकल जाए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, शॉर्ट में टैन बोल देते हैं। तो ये सारी कहानी है। अब इसको हमको डीप में नहीं जाना है, डीप में जाने के लिए 11th क्लास में जाना, वो भी खास तौर पर वो बच्चे डीप में जाएंगे जो साइंस लेंगे, ठीक है। तो कॉमर्स वालों को तो नहीं करना है। तो अब जरा यहाँ पर बात करते हैं कि बेस हो गया 90, जो भी एंगल दे रखा होगा हमें बस एंगल पर फोकस करना है। पहली चीज़ तो ये कि ये राइट ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होता है।
तो जो एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बचती है दैट इज कॉल्ड बेस। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको। पहला ही एग्जांपल है कि tan A is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। एंगल A के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं हम tan की। तो tan का फॉर्मूला हमारे हिसाब से क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये दे रखा है हमको 4/3, ठीक है। तो जब कभी याद करिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वो जो जैकब है, जैकब की मदर की एज उससे 3 टाइम्स है, था एक क्वेश्चन जैकब और उसकी मदर का रिलेशन। बेटे का अच्छा चलो बेटे का, ठीक है। तो जैकब एंड हिज सन, तो जैकब की उम्र जो है वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब जैकब का और सन का जो एज का रेशो है वो 3/1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये कहा जाता है कि भाई बाप और बेटे की उम्र का जो रेशो है वो 3:1 है, तो हम ये कहते हैं कि भाई जैकब की एज को ना 3x मान लो और सन की एज को 1x मान लो। जब भी कभी रेशो दे रखा होता है तो हम एक कॉमन नंबर से रेशो की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वही काम यहाँ पर करेंगे। मेरे हिसाब से tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वेश्चन के हिसाब से tan क्या दे रखा है, 4/3। तो इसका मतलब क्या है, लेट p is equal to 4x and p is equal to 3x, ठीक है। आप कहोगे ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड करा जा रहा है, इसको x से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि देखिए परपेंडिकुलर क्या, tan क्या है, tan है एक रेशियो, tan साइन कॉस ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सब रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी तो कर रहे हैं ना, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। अच्छा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, ये लेंथ है, ऐसे ये बेस भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, ये सब कुछ लेंथ्स हैं। तो आप ये देखिएगा कि अगर परपेंडिकुलर 12 है और बेस 9 है, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो जो रेशो होता है दैट कम्स इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। और हमको जब परपेंडिकुलर अलग से कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रॉपर लेंथ की फॉर्म में होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 4/3 है तो इसमें कोई टर्म मल्टीप्लाई हुई होगी तभी लेंथ बनी होगी वो, ठीक है। 4 में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 12 बन गया, 3 में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 9 सेंटीमीटर बन गया। तो कोई ना कोई टर्म मल्टीप्लाई जरूर होती है रेशो में। तो आप ये याद रखें कि इस चीज़ पर जनरली टीचर जो है नंबर काट लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पूछे जा रहे हैं, क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो भी रेशो हमको दे रखा है उसमें x मल्टीप्लाई करो, दोनों कर दिया। उसके बाद एक पाइथागोरस थ्योरम है, वो आप बचपन से करते आ ही रहे हो, तो लिखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना सबको, ठीक है। तो लिखिए भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया, 4x का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर क्या हो गया, 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आगे की जो कहानी है इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर बताई गई थी। इन सब की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है 10th क्लास में कहीं पर भी। सर एक बार साइन और कॉस की फुल फॉर्म दोबारा बता दीजिए। अभी बता रहा हूँ। सर है सर ये ट्रिग्नोमेट्री सर, कर्व से रिलेटेड सर, लेकिन ट्रायंगल में करवा रहे हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, बताऊंगा कभी आराम से। सर क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन ये है कि है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सब कर्व से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। क्वेश्चन तो दमदार है, ठीक है, डिटेल में बता सर्किल में होता है सर, साइन थीटा कॉस, किसमें, सर्किल में होता है कुछ ऐसा। हाँ सर्कल में भी हो जाएगा, सर्कल मतलब हर कर्व फिगर में हो जाएगा। लेकिन पॉलीगन बोलते, हाँ पॉलीगन बोलते, हर पॉलीगन, पॉलीनोमियल में, ना हर पॉलीगन में हो सकता है। हाँ हर पॉलीगन नहीं, हर पॉलीगन में नहीं, एक 90 डिग्री का अंदर होना जरूरी है, तो अप्लाई ट्रायंगल में ही होगा, ठीक। इस चीज़ को 11th में करेंगे, आप फिजिक्स में करेंगे, मैथ्स में नहीं करना, करना फिजिक्स में ही है। फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है। देखिए जी अब यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर हो गया। अच्छा हाँ, तो साइन की फुल फॉर्म होती है साइनोसॉइड, कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइनोसॉइड,
टैन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट, सैक की फुल फॉर्म होती है सीकेंट, कॉसेक की फुल फॉर्म होती है कोसीकेंट, और कॉट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। ये है इनकी सबकी फुल फॉर्म। अब देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, इधर 4x का स्क्वायर तो 4 क्या हो गया 16, 16x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर कितना हो गया 9x स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5x। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 5x। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 4x, बेस हो गया 3x, और हाइपोटेन्यूज हो गया 5x। उसके बाद वो कह रहे हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ। ठीक है जी, बताते हैं। देखिए यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4x अपॉन 5x। x से x कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आ गया 4 अपॉन 5। तो पाइथागोरस थ्योरम सर दिखाना जरूरी था सर, क्योंकि सर पता है सर साइन सर AC सर 5 होनी ही है। हाँ, वो एक ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है बड़ी फेमस, कि अगर एक वैल्यू 3 या 4 है तो तीसरी वैल्यू 5 भी होगी। सर भाई करके दिखा देना। 8 12 13 वाला तो वैसे ही मैं तो हाँ 5 12 13 होता है। डायरेक्ट अच्छा लिख देता हूँ मैं कर पाइथागोरस देना, 2 स्टेप की बात है, कर देना, स्टेप मार्किंग होती है। मैं टीचर मार्क्स कर दे मेरे चलिए cos a क्या हो गया, cos a हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना है b कितना है 3x, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5x। x से x कैंसिल आउट हो गया 3 अपॉन 5। फिर tan a, tan a तो दे ही रखा है 4 अपॉन 3, ये तो निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद जो है ना बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें हम देखेंगे, मतलब इन सबका रेसिप्रोकल ले लें। जैसे हम जानते हैं कि cot a क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot जो है वो tan का ही रेसिप्रोकल होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया 3 अपॉन 4। ठीक है, उसके बाद देखिए sec a क्या होता है, ये cos a का रेसिप्रोकल होता है। मतलब b अपॉन h था वो, तो ये हो गया h अपॉन b। h अपॉन b का मतलब हो गया 5 अपॉन 3। इसी तरीके से cosec a, तो cosec होता है sin का रेसिप्रोकल, तो वो p अपॉन h था, तो ये h अपॉन b यानी कि 5 अपॉन 4। उसको पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि वो उसका रेसिप्रोकल है, तो आप बस रेसिप्रोकल करें और चलें। ठीक है, बताइए जी यहाँ तक क्लियर? आदित्य, आर्या, अबू, Yes, sir. आयुष्मान, सौम्या, यस सर, शुभ्रा। यस सर। चलिए ठीक है, Yes, sir. ओके। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू एंड प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल बी एग्जाम्पल 2 में दे रखा है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। तो एंगल बी और एंगल क्यू कोई दो एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं। एक्यूट एंगल्स मतलब 90 डिग्री से कम वाले को एक्यूट बोलते हैं, 90 से ज़्यादा वाले को ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो ये हमको दो एंगल्स दे रखे हैं सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो दो ट्राइंगल्स बना लीजिए इसमें आप। ए बी सी और इसको बोल दीजिए पी क्यू आर। अब इन्होंने ये दे रखा है
कि गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, और प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा था कि साइन बी साइन क्यू के इक्वल है, तो मैं ये समझ गया कि जब साइन बी है तो इसका मतलब कोई ट्राइंगल होगा, उसमें एंगल बी होगा, तभी तो उसका साइन निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पर tan a की वैल्यू 4/3 दे रखी थी, तो इसका मतलब कोई एक ट्राइंगल था जिसमें यहाँ पर a था, तो तभी तो tan a निकाला गया। तो tan हो, साइन हो, कॉस हो, ये कहाँ निकाले जाएंगे, राइट ट्राइंगल में। तो इसका मतलब मैंने b जो एक पॉइंट b को कंटेन करे ऐसा मैंने एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया और राइट ट्राइंगल एज्यूम करा। तो ट्राइंगल ABC ऐसे ले लिया जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, C पर है। इसी तरीके से क्वेश्चन है सर, हम b को सर एक ही जगह रखते हैं और सर q को उसी जगह रख देते हैं, तो वो मान के करें। अच्छा b को यहाँ पर रख दूँ और q को यहाँ पर रख दूँ? नहीं, b को एक ही जगह रख दो। अच्छा b को एक ही जगह रखते हैं, ठीक है, एक को नीचे करते हैं, q को वहीं रहने देते हैं। और q को वहीं रख देते हैं। हाँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो तो देखने में थोड़ा सा एक जैसे लगेंगे क्योंकि मुझे अल्टीमेटली दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूव करूँगा तो देखने में एक जैसे लग रहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू सेम पोजीशन पर है, तो मैं सिमिलर उसको आसानी से प्रूव कर सकूँगा। नहीं तो देखने में कई बार हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं ट्राइंगल को देखकर कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है, तो हमने ऐसे ले लिया। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखिएगा। इन टाइप के क्वेश्चंस में आप साइन को साइन से कट भी कर सकते हो। सर वो प्रोडक्ट नहीं है ना, ऐसे नहीं होगा। सर मेरे दिमाग में आते नहीं नहीं नहीं, साइन साइन होता है, बस सर शो नहीं करते हो। एक्चुअली क्या है कि इधर तो b का साइन ले रहे हैं, इधर q का साइन ले रहे हैं, तो उसको कट नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये हमने एक रेशो निकाला है एंगल b का और इधर एक रेशो निकाला है एंगल q का, ठीक है, तो उसको कट नहीं करेंगे। हाँ अगर साइन तो साइन के करें तो से हाँ। अच्छा, वैसे जो है ना, वैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें साइन और साइन को हटा सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि हमने उसको काट दिया है, कॉमन ले लिया है ना, हटा सकते हैं उसको। लेकिन अभी उसी चीज़ को वो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर एक एंगल का साइन दूसरे एंगल के साइन के इक्वल हो गया तो फिर आप b और q को इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कह सकते हैं, वही चीज़ हमको प्रूव करके दिखानी है। तो हम ये कहेंगे कि गिवन क्या है, यहाँ पर पहले लिखिए गिवन साइन b इज इक्वल टू साइन क्यू। हमको ये दे रखा है कि साइन बी साइन क्यू के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद साइन बी क्या होगा, साइन बी हो जाएगा, देखिए ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज और जो साइड बची दैट इज योर बेस। ऐसे इधर एंगल क्यू है तो इसके सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज और जो साइड बची दैट इज योर बेस। तो अब जरा देखिए साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB। AC अपॉन AB। साइन Q क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। तो ये दोनों रेशो इक्वल है, तो दोनों रेशो इक्वल है तो हम उसको किसी एक टर्म के बराबर मान सकते हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे कि इसको K के इक्वल मान लिया इज इक्वल टू K। सर tan h अपॉन b होता है, p अपॉन h होता है। P अपॉन B होता है, tan जो है तो P अपॉन B, लेकिन मैं तो साइन ले रहा हूँ ना, तो साइन हो गया P अपॉन H, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हो गया AC अपॉन AB, PR अपॉन PQ, और जब दोनों रेशो इक्वल है तो उसको K के बराबर मान लिया। अब इट इम्प्लाइज दैट AC अपॉन AB इज इक्वल टू K, वहाँ लगाइए PR अपॉन PQ इज इक्वल टू K। भाई AC अपॉन AB ये भी K के इक्वल होगा, PR अपॉन PQ ये भी K के इक्वल होगा। फिर ये जो AC है, इस AC की वैल्यू AB के टर्म्स में निकालो, ये AB इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू K इंटू AB, ठीक है। इसी तरह से PR की वैल्यू PQ की टर्म्स में निकालिए, तो PR इज इक्वल टू K इंटू PQ, PR इज इक्वल टू K इंटू PQ, ये हो गया।
तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरे पास AC है और AB है, AC और AB, मुझे BC नहीं पता भाई। AC और AB का एक रेशो मेरे को मिल रहा है ना। ऐसे ही इधर वाले ट्रायंगल में मुझे PR और PQ, तो PR और PQ का रेशो मिल रहा है, QR नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूँगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ट्रायंगल ABC में भी और ट्रायंगल PQR में भी। तो लिखेंगे अच्छा, एक काम करेंगे कि ये जो रेशो आया ना इक्वल, इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। AC इज इक्वल टू K इंटू AB, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। PR इज इक्वल टू K इंटू PQ, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ये करने के बाद में फिर मैं कहूँगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए p कितना है, p स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा AC का स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, और h स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे पास रेशो AC और AB का है, AC का और AB का रेशो है, मुझे BC निकालना है। मैं नहीं जानता BC क्या है, मैं BC की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो BC की वैल्यू देखिएगा कैसे निकलेगी, आप BC स्क्वायर को इधर ही छोड़ दो, AC स्क्वायर को उधर ले जाओ। तो BC स्क्वायर को इधर छोड़ दिया और AC स्क्वायर को उधर ले गए, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये हो गया। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर को AB स्क्वायर ही रहने दो, और AC की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 आप डाल दीजिए, तो माइनस K इंटू AB का स्क्वायर, ये हो गया। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू AB स्क्वायर। समझ गए, इतना क्लियर है। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 को यूज करके ये वैल्यू आ गई। अब इधर भी AB स्क्वायर है, इधर भी AB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर को ले लिया हमने कॉमन, AB स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा K स्क्वायर, 1 माइनस K स्क्वायर। अब स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो BC की वैल्यू क्या आ गई, AB स्क्वायर, सॉरी जब AB स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, केवल AB बचा, और 1 माइनस K स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस K स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास BC। ठीक है, इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब पाइथागोरस, मैंने BC की वैल्यू निकाल ली, अब निकाल कर इसको छोड़ दीजिए। करना क्या है वो मैं बताऊंगा। हमारा जो पर्पस है, हमारा जो टारगेट है, हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो उनके एंगल्स वैसे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल भी एंगल क्योंकि इक्वल आ जाएगा, तो मेरा टारगेट वो है। तो BC की वैल्यू निकाल ली हमने, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे इसकी वैल्यू, QR की वैल्यू। तो मैं उस तरफ कर रहा हूँ। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ ट्रायंगल PQR में। चलिए,
अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, तो यहाँ पर भी वही PR का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाँ जी, परपेंडिकुलर है PR स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं निकालना चाहता हूँ QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर को इधर छोड़ो, PQ स्क्वायर इधर है और PR स्क्वायर को भी उधर ले जाओ, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये हो गया। अभी PR की वैल्यू मेरे पास है, तो PR की वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, और PR की जगह डालेंगे K इंटू PQ। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PQ स्क्वायर, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस K स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो QR स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, QR जो PQ स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट हो गया PQ और इसका हो गया अंडर रूट 1 माइनस K स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ये हो गई 5। यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें दे रखा है AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करेंगे। इक्वेशन 1 में है AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। तो भाई इस तरीके से ये जो रेशो दे रखे हैं ना, इस तरीके से ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ नहीं होते। अगर रेशो चाहिए होता है, क्योंकि क्या है यहाँ पर AC और AB किसका रेशो है, AC जो है वो तो इसी ट्राइंगल का और AB भी इसी ट्राइंगल का हिस्सा है, तो ऐसे नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें अलग अलग ट्राइंगल्स के पार्ट्स लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये AC है, AC इंटू PQ कर दो और AB इंटू PR कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर AC इंटू PQ इज इक्वल टू AB इंटू PR, ये हो गया। अब ये नीचे वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ। अब क्या करिए, ये AC तो इस ट्राइंगल का हिस्सा है AC, और PR जो है वो इस ट्राइंगल का हिस्सा, PR को इधर ले आओ, PR को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन PR, AC अपॉन PR हो गया। और फिर क्या करिए, ये जो PQ है इस PQ को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ठीक है, हो गया। AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। दिस इज इक्वेशन नंबर, ये 1 को ही रीअरेंज करा है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 6 बोल दीजिए। हम फाइनली इक्वेशन नंबर 5 तक पहुंच गए थे। फिर क्या करना है कि अब मेरे पास BC की वैल्यू देखिए क्या क्या आ चुका है, AC अपॉन PR, AC और PR। अब इसी तरीके से और AB और PQ आ गया, AB और PQ आ गया। इसी तरीके से BC और QR का रेशियो निकालना है। तो आप ये कहिए कि डिवाइड इक्वेशन 4/5। तो साइन भी साइन क्यू रेशियो है ना एंगल्स का। हाँ, सर वही एंगल C और एंगल आपको और B और Q डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये BC इज इक्वल टू, मतलब ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या BC, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है QR, तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू, BC क्या है AB
इंटू 1 माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट, ए बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन क्यू आर क्या है, पी क्यू इंटू अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आप ये देखिए बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन पी क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 7 बोलो। आप ये देखिए ए सी अपॉन पी आर ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल और बी सी अपॉन क्यू आर ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 को हमने लिया तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, इधर लिख रहा हूँ ये मिटा रहा हूँ सारा, सिक्स और 7। मेरी बात समझ में आ गई ना, ए सी अपॉन पी आर ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल और बी सी अपॉन क्यू आर ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल। तो इसका मतलब ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर भी इक्वल हो गया, तो सब कुछ ही इक्वल हो गया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग तीनों ही साइड्स का रेशो इक्वल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो फिर सर साइन बी साइन क्यू इक्वल है सर, क्या दोबारा बोलो फिर, सर साइन बी साइन क्यू इक्वल है सर, साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, उसी की हेल्प से तो हमने ये करा था। ए सी अपॉन ए बी साइन बी हो गया और पी आर अपॉन पी क्यू साइन क्यू हो गया, तो उसी की हेल्प से तो हमने ये करा, उसी से तो हम आगे बढ़े उसको के इक्वल मानकर। तो अब आप ये देखिए यहाँ से ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, तो मैं कहूँगा बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ACB is similar to triangle PRQ। मैं एक सा पैटर्न फॉलो करता हूँ, एक सा सीक्वेंस फॉलो करता हूँ। मैंने इसको बोला ऐसे ACB, तो इसको भी ऐसे ही बोला PRQ, इसको फिर PQR ऐसे नहीं बोलूँगा। अगर उल्टा लेकर चलूँगा ऐसे बोलूँगा ABC, तो इधर भी बोलूँगा PQR। अगर इसको बोलूँगा CBA, तो इसको भी बोलूँगा RQP, ताकि हमारा सीक्वेंस गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ट्राइंगल ACB is similar to triangle PRQ। It implies that इधर थर्ड पोजीशन पर क्या है B और इधर थर्ड पोजीशन पर अल्फाबेट क्या है Q। इसका मतलब एंगल B is equal to एंगल Q। एंगल B is equal to एंगल Q, ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ देखो, उनमें से किसी बच्चे ने काम पूछा था सर, क्वेश्चन था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या है ये? क्वेश्चन है, लिख कर दिखाओ जरा क्या है। 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। सर आज हो गया सर, चक्कर बदल गया। अच्छा, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर सर क्वेश्चन निकलना, कौन सा? क्वेश्चन निकलना। हाँ दिखाइए।
ये शायद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है जहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा हाँ सर सर सेकंड सर वो तो बिल्कुल सर तरीकों को कंफर्म करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर है 1 प्लस साइन स्क्वायर भी 1 माइनस साइन नहीं सर तीनों माइनस पे तीनों प्लस है अच्छा तीनों माइनस तीनों प्लस सर मेरे पास साइन क्या कहते हैं दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दिया सर उससे साइन स्क्वायर ये आ गया था चलो तब करवाता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब आएंगे ना तब करवाता हूँ। चलिए जी अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 है कंसिडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C in which AB is equal to 29 units and BC is equal to 21 units। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और देखनी है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है मुझे बड़ा का डाउट है सर मुझे नेफ्रॉन सिस्टम समझना है किसमें नेफ्रॉन सिस्टम समझना है राइट प्रोसेस अच्छा करवाता हूँ फिर नाइट का करवाऊँगा। ठीक है पूछ लेना मेरे से। ABC ट्राइंगल दे रखा है ऐसे ये है A इधर B और C ये 90 डिग्री का एंगल है। इधर वाला जो एंगल है ये दे रखा है थीटा, मतलब एंगल भी हमारा थीटा है। हेलो हाँ जी हाँ जी कैन यू प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स आई विल कॉल यू बैक। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये जो थीटा है थीटा के जस्ट बराबर वाला जो साइड है ये दे रखा है 29 और 90 डिग्री के सामने वाली साइड दे रखी है 29। ठीक है, और अब ये कह रहे हैं कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की। अभी कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि कॉस थीटा निकालेंगे और कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे वो निकालने से पहले यहाँ पर थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला 30 का स्क्वायर है सर उनका एक मिनट रुकिए जरा, cos स्क्वायर 30 और cos 30 का होल स्क्वायर कॉस 30 का होल स्क्वायर। सेम बात ही होगी ना। हाँ हाँ मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है हाँ या फिर कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो दोनों एक ही बात है। हाँ तो आप ये देखिए थीटा के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज और जो बची हुई साइड है दैट इज कॉल्ड बेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। अब h क्या है यहाँ पर 29 का स्क्वायर और बेस क्या है यहाँ पर 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब है क्या कि या तो 29 का स्क्वायर करो 21 का स्क्वायर करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। उससे ज़्यादा आसान ये लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लगा दो तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। 29 प्लस 21 कितना हो गया 60। ठीक है नहीं 57। 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 20 50, ये तो हो गया 50 और 29 माइनस 21 कितना हो गया 8 हो गया। ये कितना हो गया 400 तो p कितना हो गया 20। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बताना है। ऐसे पी की सर 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21 कैसे किया आपने? ये क्या है कि
29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ गए? अच्छा अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कर रखा है उनको पता होगा कि इसकी वैल्यू 1 होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब उसको उसका प्रूफ भी देख लीजिए आप, हर ट्राइंगल में एप्लीकेबल होगा ये। कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर। तो भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जरा देखिए, बेस क्या था 21, हाइपोटेन्यूज क्या था 29। 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 20 और हाइपोटेन्यूज इज अगेन 29। 29 का 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का स्क्वायर अगेन 841। दोनों को ऐड कर लो, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने का कोई पंगा नहीं, ठीक है। न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 441 प्लस 400 कितना हो गया 841 अपॉन 841, ये कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने आप करना आपको, ठीक है। आज इतना ही करिए और एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3। एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। गुड इवनिंग। 1 2 और 3 बस ये 3 क्वेश्चंस। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बताइए। सर ये अगर हम किसी जैसे इक्वेशन 1 है, अगर हम उसे रीअरेंज करके लिख रहे हैं तो उसे इक्वेशन 1 ही नेम करेंगे कोई और? जैसे आपने इक्वेशन नेम अच्छा अच्छा अच्छा, वो मर्जी है आपकी। जैसे मैंने इक्वेशन 1 को रीअरेंज करा और इक्वेशन 6 बोल दिया, आप उसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ओके। इसका ह्यूमन आई के नोट्स भाई मैं बनवाता हूँ, पैसे बना नहीं रखे कुछ से। सर फिर वो एग्ज़ाम में आने वाला कब है? सर अभी 20 से ही स्टार्ट करोगे 20 से स्टार्ट है ना। मैं अब एक काम करता हूँ, मैं ह्यूमन आई स्टार्ट करवा देता हूँ फिजिक्स में, है ना। लेकिन सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट भी आ रहा है, वो भी आपने इसमें करवाना है। अच्छा एसिड बेस सॉल्ट के तो नोट्स मेरे पास हैं, वो तो चलो हम भेज ही देंगे। अब एक काम करेंगे ना, ह्यूमन आई कर लेंगे पहले, छोटा चैप्टर रॉबर्ट ठीक है। उसमें वो जो मतलब डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो सब तो हटा ही दिया सिलेबस में से। और सर उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी। तो सिलेबस आपका उतना ज़्यादा नहीं है, उसका कम ही है। सर इक्वेशंस कुल मिशी लोग इसमें पेपर बना समान किया गया केमिकल इक्वेशंस रिप्रोडक्शन वो छोड़ेंगे जी सर स्कूल में। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर।